औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल एसेट, जिसका सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 11 है एंड फिर सेक्शन 37 और इसका सब सेक्शन 5 है। कैपिटल एसेट्स मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by a person. It is immaterial whether the property is connected with his business or not. कैपिटल एसेट का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी मतलब कोई भी जायदाद, कोई पैसा है, रुपया है, कोई भी चीज़ है जो भी एक बंदे के पास हो वो उसका कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। एक बंदे के पास कुछ भी है जो उसने संभाला हुआ है, जो भी उसके पास है, होल्ड किया हुआ है, वो कैपिटल एसेट होगा। इट इज़ इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब होता है कि गैर ज़रूरी बात है, मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वेदर का मतलब होता है चाहे या ना चाहे। इट इज़ इमटेरियल, ये गैर ज़रूरी बात है, वेदर द प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और नॉट। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी आपके पास आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। However, लेकिन द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड फ्राम द डेफिनेशन। ऊपर उसने कहा कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बिजनेस के साथ ये प्रॉपर्टी कनेक्टेड है कि नहीं है, लेकिन फिर नीचे गए द फॉलोइंग, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड हैं इस डेफिनेशन से, वो कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं की जाएंगी। पहले नंबर पे है एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल हील्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। कह रहा है कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल जो आपके पास है वो क्या होगा, वो इस कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन देखें। द मेडिसिन अवेलेबल इन a medical store for the purpose of sale and stock in trade and so excluded from the definition of capital asset. कह रहा है कि कोई मेडिसिन जो भी अवेलेबल है मेडिकल स्टोर के लिए, जो मेडिकल स्टोर को बेचने के लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल होगी, मेडिसिन में होगी, वो कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं की जाएगी। शेयर पोजेसेड बाय डीलर ऑफ शेयर फॉर द पर्पज ऑफ सेल or his stock in trade, but still these will be treated as capital asset. कह रहा है कि कुछ शेयर जो एक आप कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में डीलर होता है, जिसके पास लोगों के शेयर पड़े होते हैं, वो उनको आगे सेल करता है, मतलब लोगों ने उसको दिए होते हैं बेचने के लिए। तो उसके बाद जो शेयर पड़े हुए हैं वो जो है वो उसके कैपिटल एसेट, उसके अपने तो नहीं है लेकिन उसके पास होल्ड किए हुए हैं, वो जो है वो उसके पड़े होंगे, वो कैपिटल एसेट में कंसिडर किए जाएंगे। स्पेयर पार्ट्स ओन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर यूज इन द मशीनरी या कंज्यूमेबल स्टोर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ कैपिटल एसेट। अब आप एक मशीन बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पर जो उसके स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं वो एक्सक्लूड होंगे कहाँ से, कैपिटल एसेट में। Yarn possessed by a cotton mill is the raw material held for the business not. अब जो कॉटन मिल होती है उसके लिए रुई चाहिए होती है, रुई समझे, कपास जिसको कहते हैं, कपास है कि जो कॉटन मिल उसके पास कपास है, उसने एज ए रॉ मटेरियल उसको होल्ड किया, मतलब स्टोर किया है, तो किस लिए, बिजनेस के लिए, वो कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा। सेकंड, ये तो एक पार्ट 1 जो था ऊपर उसकी, ये क्या है, ये हमने पॉइंट 1 पढ़ा है, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमर स्टोर और रॉ मटेरियल हील्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। इसका ये नीचे एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट वो है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ डेप्रिसिएशन डिडक्शन और अमार्टाइजेशन डिडक्शन। कोई भी किसी भी किस्म की जायदाद जिसमें जिस लिहाज से बंदे के पास हो,
जिसकी इंटाइटल टू जिसमें डिप्रेशन डिडक्ट किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जो बंदे पास किसी भी प्रॉपर्टी है या जायदाद है जिसकी डिप्रेशन डिडक्शन हो, अमॉर्टाइजेशन डिडक्शन हो, वो भी क्या होगी, एक्सक्लूड होगी कैपिटल एसेट में। एक्सप्लेनेशन देखें, एनी एसेट विच टैक्स पेयर यूज फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस इज एंटाइटल्ड टू डिप्रिसिएशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। कोई भी एसेट जो टैक्स पे करने वाला यूज़ करता है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के पर्पस लिए, इज एंटाइटल्ड टू उसको उसकी डिप्रिसिएशन भी होती है। इन केस इंटेंजिबल एसेट यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस एंटाइटल्ड अमॉर्टाइजेशन इज प्रेजेंट। वो कह रहे आप जो इन केस इस सूरत में कि जो बिजनेस के इंटेंजिबल एसेट कौन सा होता है, गुडविल, तो उसकी जब अमॉर्टाइजेशन होती है तो वो भी क्या होगी, एक्सक्लूड होगी। कहाँ से, कैपिटल एसेट। मतलब कोई भी चीज़ जो एसेट यूज़ करती, कोई कंपनी का कोई भी एसेट जिसकी डिडक्शन या अमॉर्टाइजेशन होती है, वो इसमें जो डिडक्शन होती है वो क्या एक्सक्लूड होगा, किस में से, कैपिटल एसेट में से। Such assets are not according to definition of capital asset. For example, a car being used for the business purpose or trademark purchase for being used concern not नीचे इसने एग्जांपल दे दिए कि कोई मतलब कार होगी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डिप्रिसिएशन होती हो, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो, जिसकी अमॉर्टाइजेशन होती हो, वो भी एक्सक्लूडेड है कैपिटल एसेट में से। फिर थर्ड पॉइंट कह रहे हैं, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बिल्डिंग apparel, jewelry or furniture held for personal use by the person himself or any member of his family dependent upon him। कह रहा है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा सके, उसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, वेडिंग के मतलब कोई ड्रेस है जो आप पहनते हैं, कोई कीमती ड्रेस होगी, या ज्वेलरी है, ज़ेवरात हैं, और फर्नीचर है। ये तीन इस चीज़ों में शामिल मूवेबल प्रॉपर्टी में जो एक बंदे के पास हैं, डेली की पर्सनल यूज़ पे किए हों या किसी और के बिहार पे उसने शील्ड किए, मतलब उसके पास रखे हुए, तो वो क्या होगा, वो आपके कैपिटल एसेट में से एक्सक्लूड होगा। फिर नीचे डेफिनेशन, it should be noted that the definition states that property should be held by a person. It means that even if the property is held on someone else's behalf as a trustee, liquidator, receiver, lessee, administrator, co-owner, executive, well-betrator, co as capital assets। ऊपर उसने जो तीन शर्तें बताई हैं, वो तीन शर्तें जो है ना वो एक्सक्लूड है। उसके अलावा कोई भी चीज़ एक बंदे के पास है और वो चाहे ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर, रिसीवर, लेसी, साइनी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, को ऑनर है, तो वो इन जो ऊपर तीन शर्तें बताई ये एक्सक्लूडेड है। उनके अलावा कोई भी चीज़ किसी बंदे के पास हील्ड होगी, मतलब उसके कब्जे में होगी, तो उससे कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। In item C of the definition, the three items have been given only for the purpose of illustration, which provide a guide as to what type of movable property can be treated as a property or held by personal use। ये कह रहा है कि जो ऊपर हमने थर्ड पॉइंट सी है उसमें हमने तीन चीज़ों को एक्सक्लूड किया है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वेयरिंग अपीयर, ज्वेलरी और फर्नीचर। मतलब इन तीन चीज़ों को हम क्या लेंगे, एक्सक्लूड करेंगे सिर्फ। इसके अलावा कोई कैश या दूसरी जो वही मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ये सिर्फ तीन चीज़ों को करेंगे, वेयरिंग अपीयर, ज्वेलरी और फर्नीचर को, ये कह रहा है। और उसको हम कहते हैं चैरिटेबल पर्पस सेक्शन 2 सबसेक्शन 11A।
Charitable purpose includes relief of the poor, education, medical relief, or the advancement of any other object of general public utility. हाँ तो कह रहा है कि चैरिटेबल पर्पस होते क्या हैं, जिनमें इंक्लूड क्या रिलीफ है, पूरे गरीब बंदों को कोई रिलीफ देना, एजुकेशन देना या मेडिकल की कोई सहूलत देना, और कोई भी जनरल पब्लिक की मदद के लिए कुछ भी करना, वो क्या होगा चैरिटेबल पर्पस। अब जनरल पब्लिक में क्या आ जाता है, आप कहीं पे लगा देते हैं जी ठंडे पानी का कूलर, वो फिर जनरल पब्लिक कोई भी मतलब उससे पी के सकता है, मतलब पानी पी सकते हैं, उससे फ़ायदा सबको होगा। तो ये जनरल पब्लिक में ये आ जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनरी 2000 रिलीफ इन द इनकम टैक्स प्रोवाइडेड टू द पर्सन इफ certain amount is spent during the tax year for charitable purpose. The amount so spent is called charitable donation. कह रहा है कि अंडर द ऑर्डिनेंस 2001 की इनकम ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिलीफ इन टैक्स प्रोवाइडेड टू द पर्सन, जो टैक्स ईयर के दौरान जो भी बंदा कुछ रकम एज ए चैरिटेबल पर्पस के लिए स्पेंड करेगा, उसको रिलीफ दिया जाएगा। किस में? टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। ये किसकी मैंने आपको बताया यहाँ से, रिलीफ इन द टैक्स यहाँ से। इसमें ये कह रहा है कि जो बंदा चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई अमाउंट स्पेंड करेगा, उस बंदे को रिलीफ दिया जाएगा टैक्स, मतलब इसको कुछ टैक्स में छूट दी जाएगी। द अमाउंट स्पेंड इज कॉल्ड चैरिटेबल पर्पस। जो वो अमाउंट स्पेंड करेगा चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो क्या इसको क्या कहते हैं कि चैरिटेबल डोनेशन उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर कहते हैं एक चीफ कमिश्नर आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11B। एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग अ रीजनल कमिश्नर ऑफ Income tax and Director General of Income Tax and Sales Tax may be appointed on his post, will be known as Chief Commissioner Inland Revenue. क्या एक ऑफिसर होता है इनलैंड रेवेन्यू का, जिसमें क्या है चीफ कमिश्नर में क्या क्या रीजनल कमिश्नर, रीजन मतलब किसी रीजन का जो कमिश्नर है वो भी चीफ कमिश्नर कंसिडर होगा। इनकम टैक्स का जो रीजनल कमिश्नर जो है किसी रीजनल का कोई कमिश्नर है इनकम टैक्स का, उसमें इनकम चीफ कमिश्नर कंसिडर किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है उसको भी चीफ कमिश्नर होगा, मे बी अपॉइंटेड फॉर ऑन दिस जॉब। और जो भी इस पोस्ट पर अपॉइंट होगा, तैनात होगा, उसको क्या कहें, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उसको चीफ कमिश्नर कहा जाएगा। फिर कहते हैं कंपनी किसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स 2000 कंपनी मीन्स अ कंपनी। ये कह रहा है कि जिसका सेक्शन क्या है कंपनी का, सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 एंड सेक्शन 18। ऐसे क्या है, अ कंपनी है डिफाइंड इन द कंपनी एट 2017। तो कंपनी कह रहा है कि कंपनी में वो चीज़ें शामिल होंगी जो लिखी गई हैं। क्या क्या लिखी हैं, पहला पॉइंट में बता रहे हैं कि कंपनी डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में वो भी कंपनी शामिल होगी जो को 2000 कंपनी 2017 कंपनी सेक्ट में डिफाइन किया गया, उसको कंपनी कहेंगे। अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो है या बॉडी है वो फॉर्म होती है, मतलब बनती है कहाँ पर, इन पाकिस्तान में बाय लॉ के ज़रिए कोई भी कंपनी बनती है पाकिस्तान में, तो कॉर्पोरेट बॉडी, तो उसको भी क्या कंसिडर करेंगे, कंपनी। अब मुताबा जो है एक बिज़नेस की टाइप है, इसको हम कंपनी बोलेंगे। अब बॉडी इनकॉर्पोरेट बाय अंडर
The law of a country outside Pakistan related to incorporation of companies. तो कह रहे कोई भी बॉडी कोई भी मतलब ऐसी चीज़ बॉडी जिसको जो इनकॉर्पोरेट कौन बनाना जो कॉर्पोरेट होती है मतलब बनती है बाय द अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड किसी दूसरे मुल्क में जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है मतलब कंपनी बनती है उसको भी कंपनी कंसिडर किया जाएगा। A cooperative society, a finance society, में और एनी अदर सोसाइटी और कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी या फाइनेंस सोसाइटी जो होती है और कोई भी अदर सोसाइटी ऐसे कंपनी तस्वर किया जाएगा। फिर पॉइंट 6 आ जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यदि ये भी कंपनी में कंसिडर होगी। फिर अ ट्रस्ट एंड इंटाइटल or a body of person established or constituted by any other law। वो कोई भी ट्रस्ट या कोई भी एंटिटी जो एस्टेब्लिश होती है कैसे किसी और लॉ के ज़रिए तो वो भी कंपनी तस्वर की जाएगी। A foreign association whether incorporated or not which the board has declared to be company। कह रहे कि एक फ़ॉरेन एसोसिएशन कोई फ़ॉरेन एसोसिएशन जो चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या मतलब लॉ के ज़रिए लीगली बनी हो या ना बनी हो मतलब वहाँ पे जो इनकॉर्पोरेशन हो या लॉ के ज़रिए बनी विच था बोर्ड जो है डिक्लेयर करें कि ये क्या है एक कंपनी है तो ये कंपनी होगी। प्रोविजनल उसके बाद हमारे पास आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सूबे की जो गवर्नमेंट होती है वो भी कंपनी कंसिडर की जाएगी। लोकल अथॉरिटी या इन पाकिस्तान कोई भी लोकल अथॉरिटी जो है पाकिस्तान में वो भी कंपनी को कंसिडर किया जाएगा। स्मॉल कंपनी भी कंसिडर की जाएगी कंपनी। जो एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ लीजिएगा इसमें क्या कह रहा है चलिए आप पढ़ ही लेते हैं। Explanation in our country there are three popular forms of business organization: sole proprietorship, partnership, and company. The company is created by law, so has a distinct legal entity for the purpose of tax. A company is treated to be a separate business entity apart from its shareholder. The assets possessed or liability are owned by a company are its own, and legal the shareholders are not responsible for any liability. Company pays the tax in discharge of its own liability and not on behalf of tax holders or as their agent. It must be noted that any foreign body यहाँ तक पहले समझाता हूँ कह रहे थे हमारी जो कंपनी है यहाँ पर हमारा जो मुल्क है उसमें 3 तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस की एक वाजिब मलकियती का बार एक शराकियत तो एक कंपनी जो है ये कैसे ये बला होती है और इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन है और इसको फॉर टैक्स के लिए कंपनी को ऐसे सेपरेट कंसिडर किया जाता है कि इसके शेयर होल्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। कंपनी का अपने एसेट होते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ होती हैं और वो खुद जो है वो कंपनी खुद जो है वो अपना टैक्स पे करती है ना कि शेयर होल्डर इसके ब्याह पर पे करते हैं और एजेंट। ये इस पैराग्राफ में It must be noted that any foreign body, even if it is an unincorporated association, can be declared as a company by the board will be taxed such। ये कह रहा है ये बात गौर करने की है कि फॉरेन बॉडी कोई भी गैर मुल्की बॉडी है जीवन वो अनकॉर्पोरेट मतलब वो अभी तक सही बनी नहीं है उसका जो बोर्ड है डायरेक्टर वो कहते हैं ये कंपनी है तो उसका कंपनी ट्रीट किया जाएगा किस लिहाज से टैक्स के लिहाज से इसको एज ए टैक्स के लिहाज से कंपनी ट्रीट किया जाएगा। फॉरेन एसोसिएशन कैन नाइदर ऑब्जेक्ट to such an order nor it
can claim as a right that it should be declared a company. एक जो फॉरेन एसोसिएशन है उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ना कि एक ऑब्जेक्ट बल्कि ऑर्डर दिया जाएगा। कैन क्लेम एज राइट डेट शुड बी डिक्लेयर कंपनी को खुद को एक कंपनी डिक्लेयर करे। इट इज ऑन द सोल discretion of the board whether or not to declare foreign association of company। कह रहा है कि एक फॉरेन जो एसोसिएशन है उसको कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, वो खुद को क्या करें कंपनी डिक्लेयर करें। ये उनका अपना राइट है कि वो करते हैं या नहीं करते कंपनी को डिक्लेयर। अगर वो करते हैं तो ये उनका बोर्ड वालों का इट इज़ जो बोर्ड पर होता है कि वो किस तरफ, चाहे वो करते हैं डिक्लेयर या नहीं करते। ये ऊपर वाला क्या है उसने तो ये कहते कोई भी उनको फोर्स या कोई भी ऑर्डर डिक्लेयर नहीं करता, मतलब कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। आम सी बात जो है। Commissioner is a person appointed by the board as Commissioner in Land Revenue according to the rules and orders of federal government। इसका सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 13 है। कमिश्नर का मतलब है पर्सन कौन बंदा है अपॉइंटेड बाय अ बोर्ड जो है बोर्ड कौन से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनके ज़रिए बंदा अपॉइंट होता है एज ए कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। और वो कैसे ऐसा कमिश्नर इन रेवेन्यू के तौर पर बंदा अपॉइंट होता है, वो जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑर्डर के ज़रिए मुताबिक बंदा एक कमिश्नर हायर होता है, जिसको क्या कहते हैं कमिश्नर पर्सन बाय द बोर्ड, जो एक कमिश्नर होता है इनलैंड रेवेन्यू का। कमिश्नर का ये मतलब है कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कंसीलमेंट ऑफ इनकम इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कंसीलमेंट ऑफ इनकम का मतलब होता है कि कोई चीज़ छुपाना, इसका ये मतलब होता है। सुपरसेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट है सुपरसेशन ऑफ एनी रिसीवेबल लायबल। Supersession of any received liable to tax wholly or partly or failure to disclose taxable income। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने रिसीव की हुई है लेकिन आपने पूरी या तो उसका कुछ हिस्सा क्या हुआ आपने हर छुपा लिया है और आपने उसको डिस्क्लोज बताया नहीं कि भाई मेरे पास ये इतने पैसे हैं, ये टैक्सेबल इनकम में आनी चाहिए, लेकिन आपने इसको छुपा ली तो वो कंसीलमेंट इनकम में शुमार होगी। क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर। और आप जो अपना रिटर्न जमा करवाते हैं उसमें भी लिखते हैं कि भाई मेरा ये कुछ डिडक्शन कहते हैं ये मैं कोई एक्सपेंस हुए हैं, लेकिन वो आपसे एक्सपेंस नहीं हुए थे, वो आपके पास पैसे पड़े हुए थे, वो भी आप छुपा रहे हैं। वो अपना एक्सपेंस में शो कर दे ताकि हमारे टैक्स का जो टैक्स है वो कम आए, तो वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम में होगा। प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम और एक्सपेंडिचर, वो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं इनकम के या एक्सपेंडिचर के बारे में जिससे हमारा टैक्स कम हो, तो वो भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम में कंसिडर किया जाए। क्लेमिंग एनी इनकम रिसीव्ड एज एग्जाम्प्ट व्हिच इज अदरवाइज टैक्सेबल। और हम कोई भी ऐसी इनकम है जो पैसे रिसीव हुए हैं उनको हम कहते हैं ये तो भाई एग्जाम्प्ट है, और हम उनको छुपाते हैं तो एग्जाम्प्ट करवाने की कोशिश कराते हैं और फिर लेकिन वो टैक्सेबल होती है, तो उसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा कंसीलमेंट ऑफ इनकम। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 13AA है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल दोस एक्ट्स वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कंसीलमेंट ऑफ इनकम अनलेस इट इज प्रोवाइडेड दैट टैक्सपेयर हैज अनवांटेडली और फुली कमिटेड दिस एक्ट। केयर ऑल दोस एक्ट, सारे जो भी एक्ट हैं वो ट्रीटमेंट कंसीलमेंट इनकम कंसिडर नहीं किए जाएंगे जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि ये जो टैक्स पेयर है जो उसने जानबूझकर और फुली कमिटेड मतलब जानबूझकर और सोच समझ कर ये काम किया है, तब तक जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता टैक्स पेयर ने जानबूझकर सोच समझ ये काम किया तब तक इसको कंसीलमेंट इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा।
आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ी है कंसीलमेंट ऑफ इनकम, कमिश्नर, कंपनी, चीफ कमिश्नर एंड चैरिटेबल पर्पस और उसके बाद कैपिटल एसेट। आज हमने 5 डेफिनेशन पढ़ी है। नेक्स्ट हम 21 से स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफ़िज़।